वेल नमस्कार बच्चों। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। भाई ये देखो, ये दोनों टॉपिक्स में एक बहुत बड़ी सिमिलरिटी है। विदाउट डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस नहीं आ सकता और विदाउट मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट नहीं आ सकता। इनकी पहले बारे में जान लेते हैं। डिटर्मिनेंट को मैंने पहले सेलेक्ट किया है। वैसे इसमें भी देखोगे कुछ पोर्शन ऐसा होगा जो ऑलरेडी मैट्रिसेस में आने के बाद से पूरी तरह से क्लियर हो पाएगा। अगर मैंने पहले मैट्रिसेस स्टार्ट किया होता तो उसमें भी यही प्रॉब्लम आती कि वो डिटर्मिनेंट आने के बाद ही सॉल्व हो सकता है। डिटर्मिनेंट थोड़ा आसान है। बचपन में यानी कि क्लास 9th या 10th में हमने पढ़ रखा होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वहीं से डिटर्मिनेंट आया। और उसके पहले जान लेते हैं इसका वेटेज। अगर आईआईटी मेंस की बात करें, जेई मेंस की बात करोगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। मिनिमम एक क्वेश्चन आना ही आना है और मान के चलो कि 2-3 ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसमें यूज आता है। अगर तुम याद करो तो अभी अभी जो हमने वेक्टर 3D पढ़ा था उसमें भी डिटर्मिनेंट का बहुत ज़्यादा यूज आता है। डिटर्मिनेंट केवल और केवल प्रॉपर्टीज अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। अगर प्रॉपर्टीज हमें अच्छी तरह से पता है तो डिटर्मिनेंट में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। गॉट द पॉइंट। चलो स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट याद होगा, अगर मान लो कुछ इस तरह का इक्वेशन दिए गए हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो हमें ये अच्छी तरह से याद है कि इसको सॉल्व करने का एक तो तरीका था सब्ट्रैक्ट वगैरह करके, वो मैं नहीं बताने जा रहा हूं। एक और तरीका था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, याद आ रहा है? इसको हम लिखते थे x डिवाइडेड बाई b1c2 माइनस b2c1 इक्वल टू y बाई a2c1 माइनस a1c2 इक्वल टू 1 बाई a1b2 माइनस a2b1। ये चीज तो हमें याद आ गई। यहां पर जो डिनोमिनेटर में लिखा गया है इसको हम लिखते हैं डिटर्मिनेंट। मैथमेटिशियन ने ये कहा ये होगा b1 b2 c1 c2, और दिखाई दे रहा है इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, b1 c2 माइनस b2 c1। इसी तरीके से इस वाले पार्ट को हमने रिप्रेजेंट किया इस तरीके से, डिटर्मिनेंट a2 a1 c1 c2 दिखाई दे रहा है, a2 a1 सॉरी c2 c1 दिखाई दे रहा है कि a2 c1 माइनस a1 c2। अब ये सोचोगे कि यहां पर पहले मैंने इसको इसको और इसको इसको लिया और यहां पर मैंने उल्टा क्यों कर दिया, ये आगे चल के इसी चैप्टर के लास्ट में क्रैमर्स रूल में तुम्हें पता चल जाएगा। फिलहाल ये होता है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट एक तरीका था डेटा को रखने का और इसकी वैल्यू होती है। यानी कि अगर कोई पूछे डिटर्मिनेंट ए बी सी डी क्या होगा, तो इसकी वैल्यू होती है ए डी माइनस बी सी। ये तो डिटर्मिनेंट था। कितने रोज हैं भाई इसमें? इसमें देखो नंबर ऑफ रोज 1 2, और जितने रो होते हैं उतने ही कॉलम्स होते हैं। डिटर्मिनेंट की एक खास बात होती है कि डिटर्मिनेंट में जितने रोज होंगे उतने ही कॉलम्स होंगे, और इसको इस फॉर्म में लिखने को प्रोसेस को ही डिटर्मिनेंट नाम दिया गया। और इसकी कुछ वैल्यू होती है, सॉल्व करने के कुछ प्रोसेस होते हैं, उसको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे और उसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे। एंड राइट डाउन एन nth ऑर्डर डिटर्मिनेंट इज रिटन एज a11 a12 up to a1n a21 a22 up to a2n a31 a32
अप टू A3n, और इस तरीके से AN1 AN2 अप टू A, ये होता फॉर्मेट to write a determinant of order n. In this determinant aij means होता है element of ith row and jth column. ये क्लियरली याद रखना। ए आई जे, जैसे देखो A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 का मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, A33 का मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, A51 का मतलब फिफ्थ रो फर्स्ट कॉलम। और ये स्टैंडर्ड मेथड है, मीन्स दुनिया में हर जगह इसी को फॉलो किया जाता है। इसकी कुछ वैल्यू भी होती है, वो निकालने से पहले कुछ और चीजें डिटर्मिनेंट के लिए डिफाइन की जाएंगी। हमारे सिलेबस में जो डिटर्मिनेंट आते हैं वो या तो सेकेंड ऑर्डर के होते हैं, ये बहुत ही आसानी से AD माइनस BC लिख दिए जाते हैं, और या फिर थर्ड ऑर्डर के होते हैं। अगर थर्ड ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट D लिखूं तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ आते हैं? सबसे पहला एप्लीकेशन तो यही आता है कि अगर याद करो स्ट्रेट लाइन में कुछ बुक्स तुमने पढ़ी होंगी तो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कई सारे फॉर्मूले दिए गए होंगे। दूसरा, वेक्टर्स में हमने देख लिया, और भी जगह पे इसको मॉडर्न मैथमेटिक्स या मॉडर्न अलजेब्रा में लिया जाता है, और ये कंप्यूटर में बहुत ही काम आता है। और सबसे ज़्यादा यूज जो डिटर्मिनेंट का आया था वो आया था मैट्रिसेस में। अब बात करते हैं माइनर्स। यहां से हमारा एक्चुअल चैप्टर कम स्टार्ट होता है, माइनर्स। ये ध्यान रखना, डिटर्मिनेंट सिंबल, इसकी कुछ डेफिनेशन नहीं होती है, ये इसी चीज को हम कहते हैं डिटर्मिनेंट। ठीक है, रो और कॉलम में लिखा जाए, और हर उस चीज को लिख सकते हैं जिसकी वैल्यू इस डिटर्मिनेंट के बराबर होती हो। वैल्यू कैसे निकालें? इसके लिए माइनर, राइट डाउन द माइनर ऑफ ith row and jth column is represented by Mij. The minor of ith row and jth column is represented by Mij and is defined as a determinant of n minus 1th order, is defined as a determinant of n minus 1th order in which ith row and jth column is not present. ith रो को भी हटा देना है और jth कॉलम को भी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो एक डिटर्मिनेंट दिया गया है D इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, और कोई हमसे पूछे कि M23 क्या होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सेकेंड रो पूरी तरह से हटा देनी होगी। इसका ऑर्डर कितना था भाई? 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट था, और थर्ड कॉलम को पूरी तरह से हटा। अब जो बचा वो क्या बचा? वो बचा रह गया एक सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट A11 A12 A31 A32। दिस विल बी द माइनर M23, यानी सेकेंड रो थर्ड कॉलम का माइनर क्या हो जाएगा जब इसमें से सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को हटा दिया जाएगा। इफ सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम इज रिमूव्ड, देन
द रिजल्टेंट डिटर्मिनेंट इज कॉल्ड M23 और Mij कब कहा जाएगा? इफ ith रो एंड jth कॉलम इज रिमूव्ड देन द रिजल्टेंट डिटर्मिनेंट इज कॉल्ड Mij। गॉट द पॉइंट। इसके बाद से एक आता है कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कोफैक्टर, राइट डाउन। लेट D be a determinant of order n, then cofactor of ith row and jth column is represented by Cij. This is equal to minus 1 to the power I plus j Mij। यानी कि अगर this is equal to minus 1 to the power I plus j Mij। Got the point? ये सभी कुछ डिफाइन किया गया है। यहाँ 1% भी हमें समझना नहीं है, इसको हमें क्या करना है? याद रखना है। Cij यानी कि minus 1 to the power ij माइनर ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। Got the point? अब अगली चीज आती है वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। ये भी डिफाइन की गई थी। वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ये लिख लेते हैं। लेट डी बी अ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर n। लेट डी बी अ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर n, देन इट्स वैल्यू इज गिवन बाई d इक्वल टू sigma I equal to 1 to n a ij Cij, or this can be equal to sigma j equal to 1 to n a ij Cij। ये चीज अगर हमने रख ली कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इस तरीके से डिफाइंड है, तो ये ध्यान रखना कि अगर करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जाए तो वही क्या होती है? वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट होती है। लेकिन अगर करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के अलावा किसी भी और एलिमेंट को तुम इसके साथ मल्टीप्लाई करके सम निकालते हो तो वो हमेशा ही 0 होगा। लिख लो एक पॉइंट नोट करके। समेशन ऑफ द सीरीज corresponding term multiplied by its cofactor will be value of the determinant, but if cofactor is multiplied by some else elements, then summation is always become 0। Got the point? ये यहाँ तक तो याद करना है, और यहाँ के बाद से अब जो भी बताऊंगा वो प्रॉपर्टीज है, तो उसको हमें समझना होता है। एक बार यहाँ तक कॉपी कर लो। मान लो एक डिटरमिनेंट दिया होता d इक्वल टू, भाई देखो हमारे सिलेबस में थर्ड ऑर्डर का ही डिटरमिनेंट है तो मैं थर्ड ही जनरली बता दूंगा, और d a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। तो अब यहां पर देखो ना, C11 क्या होगा? कोई भी एक मैंने कोफैक्टर उठा लिया, C11 होता -1 टू दी पावर 2 डिटरमिनेंट A22 A23 A32 A33। इसी तरीके से C12 क्या हो जाता? -1 टू दी पावर 3 डिटरमिनेंट A21 A23 A31 A33। भाई मैं फर्स्ट रो के लिए निकाल रहा हूं C13
3 क्या हो जाता, -1 to the power 4, और ये हो जाता A21 A22 A31 A3। अब हमसे पूछा जाता, अगर कोई पूछे A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13, तो ये ध्यान रखना, ये तो हो जाती है वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। लेकिन अगर कोई ये कहे कि A21 C11 प्लस A22 C12 प्लस A23 C13, या कोई और 3 एलिमेंट्स लेकर और कोफैक्टर को मल्टीप्लाई किया जाए, तो इसकी वैल्यू हमेशा ही 0 आती है। इसको अच्छी तरह से याद कर लेना, ठीक है। अगर करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके एडिशन निकाला जाए तो उसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट की वैल्यू कही जाती है। लेकिन अगर कहीं भी इससे मल्टीप्लाई करके निकाला जाए तो वो हमेशा ही 0 आता है। जैसे कुछ एक एग्जांपल्स देखते हैं। राइट डाउन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट d इक्वल टू, मान लो ऐसा दिया गया है 1 2 1 3 2 2 एंड ये दिया गया है 1 2 2, और पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। क्लियर है? सबसे पहले बात करते हैं C11 क्या होता, -1 to the power 2 डिटर्मिनेंट 2 2 2 2, ये तो 0 आ गया। C12 क्या होता, -1 to the power 3 डिटर्मिनेंट 3 1 2 2, ये कितना आ जाता भाई, -4। C13 कितना आ गया, C13 आ जाता है -1 to the power 3 -1 to the power 4 डिटर्मिनेंट 3 1 2 2, ये कितना आ गया 4। A11 कितना दिया गया है, A11 1 है, A12 2 है, A13 1 है, और इससे क्या D की वैल्यू अगर हम लिखें तो क्या लिखना होता है, A11 C11 A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13। ये देखो ना, -4 आ गया क्या, गॉट द पॉइंट। यही होगी वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। अगर कोई किसी और को ले ले, से A21 कितना दिया गया है 3, A22 कितना दिया गया है 2, A23 कितना दिया गया है 2। अब अगर कोई कहे A21 C11 प्लस A22 C12 प्लस A23 C13, देखोगे इसकी वैल्यू 0 आ जाती है। मैंने तो एक कॉलम के 3, एक रो के 3 लिए हैं, तुम मर्जी हो एक कॉलम के 3 ले लो या कुछ भी और लोगे। सॉरी, एक मैंने तो सेकंड रो के ले लिए हैं, तुम्हारी मर्जी हो तुम थर्ड रो के लिए भी लेकर देख लो, यू विल गेट सेम आंसर। गॉट द पॉइंट। इसको याद रखना, अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो उस रो या कॉलम के, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू, अदर रो या कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा ही रिजल्ट क्या आएगा, 0 आ जाता है। राइट डाउन सम मोर क्वेश्चंस। फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। जल्दी जल्दी बताते चलना, और उसके बाद से इसकी प्रॉपर्टीज के पास पहुंचेंगे। अगर मान लो ये क्वेश्चन दिया गया होता, इसकी वैल्यू 230
-230 -212 एंड 65 -1। तो देखो इसके लिए क्या करते हैं, 2 को यहां ले लिया और 1 इंटू -1 -1 -10 -3 को यहां लिया और माइनस क्यों किया भाई, देखो ना यहां पर -1 की पावर 2 यानी 1 आ रहा था, -1 की पावर 3 यानी कि माइनस आ रहा था, -1 की पावर 4 यानी कि अगेन 1 आ जा रहा था। तो पहले वाले को प्लस के साथ, बचे हुए को क्रॉस मल्टीप्लाई, दूसरे वाले को माइनस के साथ, बचे हुए को क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 2 -12 और प्लस 0 टाइम्स -10 -6। आंसर कितना आ गया देखते हैं, -22 प्लस 30 यानी कि 8। भाई ये ध्यान रखना, आईआईटी में जो अपीयर होने वाले हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। हमें टाइम सेव करना है और सेव करोगे तभी तुम्हें क्या मिलेगा, टाइम सेव करने के बाद ही तुम आसानी से पेपर को लिमिटेड टाइम में सॉल्व कर पाओगे। जैसे अगर ये दिया हुआ है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ x -6 1 2x -3 4 and 0 1 2 इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। भाई अभी तक मैं हर बार फर्स्ट रो के अलोंग ओपन कर रहा हूं, अब की बार क्यों ना फर्स्ट कॉलम के अलोंग ओपन करें। तो पहला तो हो जाएगा x -6 -4 -2x -12 -1 प्लस 0 इक्वल टू 0। यहां से क्या आ गया, -10x माइनस माइनस प्लस 26x इक्वल टू 0। दिस एम्प्लॉइज x इक्वल टू 0। और अब आसानी से डिटर्मिनेंट की वैल्यूज तो निकाल लोगे। एनसीईआरटी करना मत भूलना, उसमें डिफरेंट वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट आ ही जाती है। और ये ध्यान रखना 12th के एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेंस एज वेल एज एडवांस के लिए भी। ठीक है, यहां तक एक बार कॉपी कर लो। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। क्या होती हैं प्रॉपर्टीज? पहली प्रॉपर्टी तो प्रॉपर्टीज के समय कुछ चीजें लिख लेते हैं। पहला एक चीज आता है ट्रांसपोज ऑफ डिटर्मिनेंट। ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज, इफ रो एंड कॉलम्स, राइट डाउन, if row and columns of a determinant are changed, then the resultant determinant is called transpose of the given determinant। means अगर d दिया गया है a11 a12 a13 a21 a22 a23 A31 A32 A33, तो D ट्रांसपोज, D के ऊपर T या डैश लगाते हैं। ये जो लोग थोड़ा बहुत पढ़े हुए होंगे उन लोगों को पता होगा कि ये मैट्रिसेस से रिलेटेड है। तो D ट्रांसपोज इज गिवन बाई, बस रो को क्या कर देना है, कॉलम में बदल देना है। A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अगर रो को हमने कॉलम में बदल दिया तो ये कहा जाता है डी ट्रांसपोज। गॉट द पॉइंट? मेरा ये तो मीनिंग था ही नहीं कि डी ट्रांसपोज तुम्हें बताओ, मैं बस ये बताना चाहता था कि डी इज ऑलवेज इक्वल टू डी ट्रांसपोज। वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट unchanged if their rows and columns are interchanged। कैसे आया भाई? अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा, भाई किसी भी एक रो या एक कॉलम के कोफैक्टर को करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके
सम करने पर जो वैल्यू आती है वही तो डिटर्मिनेंट होती है, इसलिए इन दोनों की ही वैल्यूज सेम होगी। रिमेंबर इट। ओके, अब इससे एक और चीज भी आता है, सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट, व्हाट इज सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट? इफ in a determinant aij equal to aji, then the determinant is called symmetric determinant for all I and j। या यूं कह सकते हो, if in a determinant d equal to d transpose, then the determinant is called symmetric determinant। Got the point? तो अगर कहीं नाम आए सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट, डोंट बी कंफ्यूज, डी इक्वल टू डी ट्रांसपोज, ये भी प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो मैट्रिसेस से बस हम एक थ्योरी लिख रहे हैं, ये भी हमें याद ही करना है, प्रॉपर्टी अभी इसी में आएगी। ये अभी सभी कुछ फर्स्ट प्रॉपर्टी में ही चल रहा है। ट्रांसपोज डिफाइन करके हमने क्या पाया, डी इक्वल टू डी ट्रांसपोज, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट अनचेंज्ड इफ रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। दूसरा सिमेट्रिक। इसी के अलावा एक और नाम आता है, वो क्या होता है, इसको हमें लिखना था, थोड़ा सा डेफिनेशन बता दे रहा हूं। एस्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। एस्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट इज इफ इन अ डिटर्मिनेंट ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे and ai equal to 0, then the determinant is called skew symmetric determinant। skew symmetric determinant के बारे में ये बताना था मुझे कि the value of odd order skew symmetric determinant is always is 0। ये इंपॉर्टेंट थिंग था, और चाहो तो कोई भी एस्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट लिखकर देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी इक्वल टू 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। देखो ना, A12 इज माइनस A21, A13 इज माइनस A31, A23 इज माइनस A32, और डायगोनल ये वाले एलिमेंट्स क्या हैं, AI सारे के सारे 0 हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट विदाउट एक्सपेंडिंग इट। बस तुम्हें क्या लिखना है, दिस इज एन ऑड ऑर्डर skew symmetric determinant, that's why its value will be 0। एक बार यहां तक कॉपी कर लो, फिर इसके आगे प्रोसीड करते हैं। अगली प्रॉपर्टी है सेकंड, इफ टू कॉन्जिक्यूटिव रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी बिकम नेगेटिव। मीन्स अगर ये दिया गया है d इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, और मान लो फर्स्ट और सेकंड रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया, और ये बन गया A21 A22 A23 A11 A12 A13, और ये एज इट इज रहने दिया। तो ये ध्यान रखना कि इसकी वैल्यू माइनस डी हो जाएगी। क्यों? बहुत ही सिंपल रीजन है। यहां पर देखो, इसका जब कोफैक्टर लिया था तो -1 की पावर क्या आई थी, 2। इसके कोफैक्टर में -1 की पावर 3, यानी इसका कोफैक्टर प्लस साइन के साथ, इसका माइनस इसका प्लस। लेकिन
यहां पर ये वाली जो रो है वो इसमें बदल चुकी है, सेकेंड रो में हो चुकी है। तो अब सेकेंड के कारण ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, बाकी सारी कैलकुलेशन तो ठीक रहेगी, लेकिन ये प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस बदल चुका है। दैट्स वाई जो तुम्हारी सेम वैल्यूज वही रहेंगे, A11 यहाँ भी A11 होगा, C11 तो यहाँ पर भी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ पर भी इन्हीं दोनों का मल्टीप्लिकेशन रहेगा। बाकी सारी वैल्यूज ठीक रही, ये माइनस प्लस माइनस होने के कारण क्या हो जाएगा, ये वैल्यू निगेटिव हो जाती है। वेल, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, यहां पर एक चीज का ध्यान रखना तुम लोग कि प्रॉपर्टीज अगर अच्छी तरह से समझ में आ जाएं तो प्रॉपर्टीज समझने के बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। इफ अ कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ डिटर्मिनेंट, देन any one row or any one column is multiplied by that constant, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। भाई यहां पर देखो, अगर के डी हमें लिखना है तो हम किसी भी एक रो या एक कॉलम के साथ के को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब देखो, दूर दूर इसलिए लिखा क्योंकि तुम्हें क्लियरली समझ में आ जाए कि अगर हम के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मूव करे तो ये फर्स्ट कॉलम के साथ कर दिया, अगर नहीं तो ऐसा भी कर सकते हो। अलग पेन से लिखने का मतलब है इनमें से कोई एक, या तो सेकंड रो के साथ कर दिया, मीन्स किसी भी एक कॉलम या किसी भी एक रो में क्या कर सकते हो, फर्स्ट ये के से मल्टीप्लाई कर सकते हो। और इसका कन्वर्स भी ट्रू है। इसका कन्वर्स का मतलब एक रो या एक रो या एक कॉलम में सेम मल्टीप्लायर हो तो उसको हम डिटर्मिनेंट में कॉमन भी ले सकते हैं। भाई रीजन भी तो बहुत क्लियर है, के से मल्टीप्लाई किया था, यहां पर देखो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट हमने निकाल ली थी, पिछले वाले वीडियो में देख लिया होगा। तो के से पूरी वैल्यूज में मल्टीप्लाई होगा, तो क्या ऐसा नहीं कि A11 की जगह के A11 लिख दे, A12 की जगह के A12 लिख दें, और A13 की जगह के A13 लिख दें, और उसी के करिस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या मिल जाता है, हमारे पास वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट मिल जाती है। और डेफिनेशन से ये तो हमें क्लियर है कि किसी भी एलिमेंट को उसके करिस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके हम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। अगली प्रॉपर्टी, राइट डाउन फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ two rows or two columns are identical, then the value of the determinant will be 0। कैसे हुई भाई, देख लो, अभी पिछली प्रॉपर्टी का ही यूज कर लेंगे। ये मान लो दिया गया है ए बी सी, ये भी दिया गया है ए बी सी, और ये दिया गया है एक्स वाई जेड। देखो यहां पर फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो और आइडेंटिकल, गॉट द पॉइंट। अब यहां पर देखो डी, एक और डी डैश निकालते हैं, वो क्या हो गया भाई, अगर डी डैश हमने क्या निकाला, डी डैश हमने निकाला ये दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया। भाई कॉन्जिक्यूटिव रो या कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करने पर वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट क्या होती है, निगेटिव होती है, तो इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं माइनस डी। अगर इनको इंटरचेंज किया तो भी क्या आएगा, ए बी सी एंड एक्स वाई जेड, क्या कोई फर्क पड़ा, फिर भी ये क्या आ गया, ए बी सी एक्स वाई जेड। और यही चीज तो हमें डी भी दी गई थी,
यानी कि डी इक्वल टू माइनस डी, दिस एम्प्लॉइज 2d इक्वल टू 0, दिस एम्प्लॉइज d इक्वल टू 0। तो एक और चीज हमने जान ली, अगर दो रो या दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो तो क्या होता है, दो रो या दो कॉलम्स के आइडेंटिकल होने पर वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट 0 होती है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, ये दिया गया है 5 6 7 2 3 5 10 15 25। भाई यहां पर ध्यान से देखो, अगर इनको हम चाहें तो इन सभी में एक कॉमन फैक्टर क्या लिखा हुआ है, 5। तो दिस डिटर्मिनेंट कैन बी रिटन एज 5 डिटर्मिनेंट ऑफ 5 6 5 7। दूसरा क्या आ जाता, 2 3 5 2 3 5। और अभी अभी हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा कि अगर दो रो या दो कॉलम सेम हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। ये सारी प्रॉपर्टीज इसीलिए बताई जाती हैं कि हमें पूरा डिटेल में डिटर्मिनेंट को सॉल्व ना करना पड़े। तो ये ध्यान रखना कि जितनी अच्छी तरह से प्रॉपर्टीज के यूजेज तुम करना जानते हो उतनी ही इजीली डिटर्मिनेंट सॉल्व हो जाएगा। भाई देखो डिटर्मिनेंट बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है, छोटा से छोटा क्वेश्चन अगर 3 स्टेप का भी होगा तो ये 3 बार तुम्हें डिटर्मिनेंट लिखना होगा, और 3 बार लिखने में तो हाफ पेज लग ही जाना है। इट मीन्स कि अगर डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन आए तो जितने मिनिमम टाइम्स हमें डिटर्मिनेंट लिखना पड़े उतना ही अच्छा है, और इसके लिए जरूरी है कि एनसीईआरटी से भी ढेर सारी प्रैक्टिस करें। एक बार यहाँ पे फिफ्थ प्रॉपर्टी ये कहती है कि एडिशन ऑफ two determinants is defined, addition of two determinants of same order is defined if and only if two rows or two columns are identical। तभी हम डिफाइन करते हैं। क्यों का जवाब भी मिल जाएगा, जैसे अगर कोई कहे A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 प्लस X Y Z A2 B2 C2 A3 B3 C3। अगर ये लिखा हुआ है तो हम कह सकते हैं A1 प्लस एक्स, B1 प्लस वाई, C1 प्लस जेड, A2 B2 C2 A3 B3 C3। लेकिन अगर दो रो आइडेंटिकल या दो कॉलम्स आइडेंटिकल नहीं होते, अगर दो कॉलम्स आइडेंटिकल होते तो अनआइडेंटिकल कॉलम ही आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। जैसे यहां पर देखो, यहां पर A1 B1 C1 के कोफैक्टर वही है जो XYZ के हैं। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालते तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हो जाती A1 C11 प्लस B1 C12 प्लस C1 C13 प्लस X C11 प्लस Y C12 प्लस Z C13। और इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, X प्लस वाई C11 सॉरी A1 प्लस एक्स C11, B1 प्लस वाई C12 और C1 प्लस जेड C13। और यही क्या हो गया भाई हमारा राइट हैंड साइड। तो ये ध्यान रखना कि दो आइडेंटिकल के फॉर्म में स्प्लिट भी होता है, राइट से लेफ्ट भी जा सकता है, और दो आइडेंटिकल हो तभी और केवल तभी एडिशन क्या होता है, डिफाइंड होता है। अब कोई अगर ये पूछे कि सब्ट्रैक्शन होता, तो भाई आपने तो एडिशन का बताया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर यहां माइनस होता तो इस माइनस को हम क्या करते,
अंदर लेकर जाते, माइनस माइनस माइनस। अब तो ये एडिशन में ही बदल गया और बस यहां पर क्या आ जाता, माइनस 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 आ जाता, अगर ये माइनस होता तो। गॉट द पॉइंट। तो ये बातें ध्यान रखना कि प्लस है तो प्लस आएगा और माइनस है तो माइनस आएगा। अभी तो यहां पर प्लस ही रहने देता हूं, लेकिन ये ध्यान में रखना। क्लियर है? चलो अगली प्रॉपर्टी पर। भाई याद होगा एडिशन को ही क्या कहते हैं, सिग्मा भी तो एडिशन को ही रिप्रेजेंट करता है। तो अगली प्रॉपर्टी इसी से रिलेटेड है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी, सिग्मा नोटेशन कैन बी अप्लाइड on the determinant if determinant has variable r in exactly one row or one column. Sigma notation can be applied in determinant if determinant has variable r in exactly one row or one column. अगर एक से ज्यादा रो में रखा हो तब क्या करोगे, तब पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालोगे और फिर सिग्मा निकालोगे। जैसे अगर d इक्वल टू दिया गया है, बार बार हम रो को ही लिख रहे हैं तो इस बार कॉलम में लिख लेते हैं। हियर tr is rth term of a series, ar is rth term of another series and pr is rth term of another series। और यहां पर लिखा हुआ हो B1, B2, B3, C1, C2, C3, तो हम कह सकते हैं सिग्मा R इक्वल टू 1 to n D इक्वल टू, ये ध्यान रखना कि एक रो या एक कॉलम में है, बाकी दो सेम रहेंगे तो ही ये डिफाइंड है, अदरवाइज ये डिफाइंड नहीं है डायरेक्टली। तब हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट निकालनी होगी और उसके बाद से हम इसको कर सकते हैं। गॉट द पॉइंट, ये वैल्यू आ जाएगी। अगर ये समझ में आ गया है तो एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द इफ डी आर इक्वल टू 1 r 2r माइनस 1, ये 2r कर देना, 1 2r 2r माइनस 1, 3 2 5, यहां दिया गया है n n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। गॉट द पॉइंट। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा dr r इक्वल टू 1 to n। भाई ये देखो ना, कोई ऐसा रो या कॉलम जिसमें कि सभी के सभी केवल उसी रो या कॉलम में r के वेरिएबल हो, फर्स्ट कॉलम दिखाई दे गया, तो इसको हम क्या, दिस इज इक्वल टू, हम यही तो लिखते सिग्मा 1 सिग्मा 2r सिग्मा 2r माइनस 1 3 2 5 n n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। और हमें तो ये पता है सिग्मा 1 कितना होता है n, सिग्मा 2r n स्क्वायर प्लस n, सिग्मा 2r माइनस 1 n स्क्वायर, 3 2 5 n n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। और ये तो दिखाई दे गया ना कि इसकी वैल्यू तो 0 होगी, क्योंकि फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम्स आर आइडेंटिकल and we know that if any two columns are identical then the value of the determinant will be 0। Got the point? यहां तक एक बार देख लो फिर इसके आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये फिफ्थ और सिक्स्थ प्रॉपर्टी देखी, इसमें फिफ्थ प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। वो क्या था भाई, देखो यहां पर एक सेवेंथ प्रॉपर्टी है, वो क्या है, इफ corresponding elements of any row or column,
कॉलम को ब्रैकेट में लिखना, रो के साथ रो और कॉलम के साथ कॉलम आएगा। इफ करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम आर एडेड बाय सेम मल्टीपल ऑफ corresponding elements of any other row or columns, then the resultant determinant will be same। क्यों सेम होगा, ये सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए। यहां पर देखो, किसी भी एक रो को ले लिया, से ये है A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 C3, और इसमें ये वैल्यू D है। भाई तो अगर ये वैल्यू D दिया गया है, इसमें 0 ऐड करोगे तो क्या आएगा, D ही आएगा। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, मैंने मान लिया फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, ठीक है, इज एडेड बाय सेम मल्टीप्लायर ऑफ करेस्पॉन्डिंग रो ऑफ करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अदर रो, से 3। तो इस ऑपरेशन को हम दे कहते हैं रो 1 टेंडिंग टू रो 1, सेम मल्टीप्लायर m ले लिया रो 3। अब यहां पर देखो, क्या इस डिटर्मिनेंट के बारे में तुम्हें आइडिया लग रहा है कि ये क्या होगा? m A3 m B3 m C3 और A2 B2 A3 B3। भाई ये तो इनडायरेक्टली घुमा फिरा कर हमें क्या, बहुत ही सिंपल है, m कॉमन लोगे, ये और ये रोज क्या हो गई, सेम हो गई, तो m तो 0 ही है, यानी इसकी वैल्यू तो 0 ही है। इट मींस d कैन बी रिटन एज, क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस m A3, A2 A3, B1 प्लस m B3, B2 B3 एंड C1 प्लस m C3, C2 C। और एक फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम क्या कहता है भाई, फैक्टर थ्योरम ये कहता है इफ वी पुट x इक्वल टू a एंड द रिजल्ट विल बी 0, देन वी कैन से x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ दैट। गॉट द पॉइंट। चलो कुछ एक क्वेश्चंस करते हैं, और इन एग्जांपल्स को, ये जो फर्स्ट 4 एग्जांपल्स मैं लिखूं जा रहा हूं, इनको याद भी रखना है। पहला, find the value of x square y square z square x y z 1 1 1। यहां पर एक चीज और नोट करके लिख लेना, इन एनी ऑपरेशन एटलीस्ट 1 रो और 1 कॉलम मस्ट नॉट बी चेंज्ड। यहां पर एक रो या एक कॉलम को रहने देना है, और रीजन भी बहुत ही सिंपल है, हमने तो सीखा था ना, 2 रो या 2 कॉलम सेम होंगे तभी और केवल तभी एडिशन पॉसिबल है। तो बस ये ध्यान में रखना है कि एडिशन जब जब पॉसिबल होगा तभी तक ये काम हम कर सकते हैं। गॉट द पॉइंट। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड 1 1 1। देखो जब भी डिटर्मिनेंट दिया जाए, कोशिश करो कि उसके अबाउट हम ओपन करें जहां पर कि 2 जीरो हो जाए। जैसे इसमें जीरो बनाना आसान है, तो मैंने 2 ऑपरेशंस एक अप्लाई किए। पहला, रो 3 माइनस रो 1, ये ध्यान रखना 2 ऑपरेशन कर सकते हैं, अब तीसरा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर रो 1 टेंडिंग टू रो 1 माइनस रो 1 कर देते तो ऐसे ही 0 कर देते, हम सब कुछ गड़बड़ कर देंगे। यहां पर अगर हमने ये ऑपरेशन किया है तो ये क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर स्क्वायर या एक्स जेड माइनस एक्स।
यहाँ पर 1 0 0। अब देखो ना, कुछ चीजें तो दिखने लगी। इसमें से y माइनस एक्स कॉमन है, इसमें से z माइनस एक्स कॉमन है। तो एक्चुअल में जो हमारा डिटर्मिनेंट बना वो क्या बन गया भाई? वो बन गया y माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स, और बच्चा क्या रह गया? एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई एक्स प्लस जेड एक्स 1 1 1 0 0। अगर 1 1 दिख गया तो मन करे तो इनको भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन कोई जरूरत अब मुझे फील नहीं आ रही है। रीजन, अब तो ये दोनों जीरो हैं, तो इसको ओपन करने के लिए क्या करते? 1 दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी कि ये क्या हो जाता? y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, और दूसरा y माइनस जेड। तो ये ध्यान रखना कि इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड 1 1 1, इसकी वैल्यू हमेशा ही होती है माइनस एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। कुछ और भी याद रखना है। ये तो पहला है, ये फैक्टर इतनी बार यूज में आता है कि इसको एग्जाम्पल की बजाय याद ही रखो। दूसरा इसी तरीके से आता है, अगर मान लो ये दिया गया हो, क्या चीज? मान लो ये साइक्लिक ऑर्डर में ऐसा कुछ लिख दिया जाए, ए बी सी ए सी ए बी। तो ध्यान रखना इसकी वैल्यू होती है माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। और चाहो तो बैठकर सॉल्व भी कर सकते हो। सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो तीनों रोज को आपस में ऐड कर दो, a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा, उसके बाद से जीरो में बदल कर और उसको फैक्टराइज करो। एक अगला भी होता है, कौन सा भाई? ये भी याद कर लो, ये कुछ एक याद ही रखना। ये 4 डिटर्मिनेंट्स हैं और ये अगर याद रहे तो ही अच्छी बात है। अगला होता है, अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है तो एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब एक्स वाई जेड और 1 1 1। भाई यहां पर भी ध्यान रखना, माइनस एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, और क्या आता है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये याद करने के लिए इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि अगर इसको याद करोगे तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस के बीच में तुम सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? चलो अगला एक और याद करने के लिए अगर चाहो तो याद रख सकते हो। वैसे तो फर्स्ट वाले से बन जाता है, लेकिन अगर चाहो तो एक और याद रख सकते हो। वो क्या आता है? वो आता है, पहला कॉलम है एक्स वाई जेड, दूसरा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और तीसरा वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई। देखो अगर मान लो ये दिया गया हो एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, इसकी वैल्यू आ जाती है एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस प्लस जेड एक्स। ठीक है, अगर चाहो तो इसको भी याद रख सकते हो और इनको याद ही रखना होगा। यहां तक देख लो। इसके बाद से अगली क्लास में कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। बच्चों एक चीज का ध्यान रखना, एनसीईआरटी पूरी की पूरी सॉल्व करनी है। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर्स को मिलाकर पूरा का पूरा मेंस का सिलेबस हो जाता है। ओके, आज हमने डिटर्मिनेंट का बेसिक्स पढ़ा और कल के लेक्चर का यानी कि लेक्चर 3 ऑफ 3D के असाइनमेंट को डिस्कस करना है। भाई एक चीज़ ध्यान रखना कि जो डिटर्मिनेंट्स मैंने पढ़ाया है एनसीईआरटी से मस्ट है करना।
एनसीईआरटी से डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस तक सभी कुछ एनसीईआरटी से तुम्हें करना ही करना है। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3 ऑफ 3D। भाई देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो 1 में क्या दिया गया है, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए एंड पैरेलल टू वेक्टर बी। हमें पता है ऐसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो जाता है, या तो इस तरीके से लिख सकते थे r माइनस ए इक्वल टू लैम्डा बी, और इस तरीके से भी लिख सकते थे क्रॉस बी इक्वल टू 0। इन्हीं में से कोई एक आंसर होगा और ऑप्शन डी बिल्कुल सेकेंड फॉर्मेट का दिखा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन से कंफ्यूज मत होना, वो b प्लस लैम्डा ए लिखा हुआ है, जबकि होना क्या चाहिए था a प्लस लैम्डा बी। टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, भाई दो लाइंस हैं, कौन कौन सी, r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा बी एंड r इक्वल टू a2 प्लस म्यू सी, और ये दिया गया है कि लैम्डा, और ये दिया गया है b एंड c आर नॉट पैरेलल। तो हमें पता है स्क्यू लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एस डी क्या हो जाती है, a1 माइनस a2 डॉट b क्रॉस c डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ b क्रॉस c। और चूंकि ये डिस्टेंस है जो कि एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, दैट्स वाई होल मॉड। कोई ऑप्शन देखते हैं मैच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है इफ द लाइंस दिस एंड दिस आर कोप्लेनर। भाई कोप्लेनर, और ये भी दिया गया है b क्रॉस सी नॉट इक्वल टू 0। लाइंस कोप्लेनर हैं, b क्रॉस सी 0 के इक्वल नहीं है। इट मीन्स कंफर्म है कि लाइन क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग, और जैसे ही इंटरसेक्टिंग मिली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू 0, इट मीन्स a1 माइनस a2 डॉट b क्रॉस c मस्ट बी इक्वल टू 0। और कोई ऑप्शन दिया गया है, बिल्कुल ऑप्शन ए है, डॉट ट्रिपल प्रोडक्ट के फॉर्मेट में दिया गया है। फोर्थ पर आ जाते हैं। फोर्थ में क्या दिया गया है भाई, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सी टू द लाइन आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। याद है वेक्टर में हमने पढ़ा था लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना, और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के लिए हमें यही पता है ना, ये एक लाइन है जो किस पॉइंट से जाती है, ए पॉइंट ए से जाती है, बी के पैरेलल है, ये पॉइंट सी दिया गया है, और ये लेंथ पूछी जा रही है। इन दोनों को अगर ड्रॉ करें और इनके बीच का एंगल थीटा हो, तो यही तो होता लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ए सी साइन थीटा, और ये तो हो जाएगा ए माइनस सी डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड बी। जब हम डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो हो सकता है कुछ निगेटिव या पॉजिटिव की प्रॉब्लम हो, इसलिए हमने इस पर क्या लगा दिया, मॉड। और मॉड लगाने के बाद से फोर्थ का कौन सा ऑप्शन मैच कर जा रहा है, ऑप्शन सी। क्लियर है। अगला आया फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फिफ्थ क्वेश्चन में दिया गया है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। लाइन क्या है भाई, x माइनस 1/2 इक्वल टू y माइनस 1/2, सॉरी ये 1 है, 1 इक्वल टू y माइनस 1/2 इक्वल टू z माइनस 1/3। इस लाइन पर कोई एक पॉइंट लेना हो, मान लिया यही पॉइंट P पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द गिवन प्लेन है, तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं 1 प्लस लैम्डा, 1 प्लस 2 लैम्डा, कॉमा 1 प्लस 3 लैम्डा। कैसे आया भाई ये हमारे दिमाग में,
वैसे तो हम पढ़ चुके हैं, इक्वल टू लेमडा लिखोगे, देखो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1 + लेमडा, वाई की वैल्यू 1 + 2 लेमडा और जेड की वैल्यू 1 + 3 लेमडा। अब चूंकि यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है प्लेन एंड द लाइन का -z = 3, तो हमें ये क्लियरली पता है दिस पॉइंट मस्ट लाइंग ऑन दिस लाइन, मीन्स ये क्या हो जाएगा 2 1 + लेमडा +1 + 2 लेमडा -1 + 3 लेमडा = 3। और यहां से अगर ध्यान से देखो तो ये क्या आ जाता है 2 + 1 3 -1 2, 2 + 2 लेमडा 2 लेमडा 4 लेमडा -3 लेमडा लेमडा = 3, यानी लेमडा = 1। इट मीन्स पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 2 3 4। देखते हैं कोई ऑप्शन दिया गया है क्या 2 3 4, ऑप्शन डी दिया हुआ है 2 3 4 एंड दैट्स वाई डी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। भाई डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन पूछा गया है। हमें पता है कि इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं x - x1/a = y - y1/b = z - z1/c क्या होते हैं भाई ABC। तो हमारे क्वेश्चन में क्या होना चाहिए था 3 2 1, और ये तो देखो ऑप्शन ए ही दिया गया है। 7 पर आते हैं। 7 में दिया गया है एंगल बिटवीन द लाइंस। भाई पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, से n1 वेक्टर लिया, ये क्या हो गया I - j + 2k, n2 क्या हो गया भाई n2 हो गया 2i + 4j + k, यही हो गया। और हमें पता है अगर एंगल थीटा हो तो cos थीटा = n1.n2 mod n1 mod n2 हो जाता है। ये तो 0 आ गया, यानी थीटा π/2, π/2 कोई हमारा ऑप्शन दिया गया है, बिल्कुल π/2 को 90 डिग्री भी कहते हैं एंड ऑप्शन सी। 8 क्वेश्चन पर आ जाते हैं एंगल बिटवीन द लाइंस एंड द प्लेन। भाई पहले तो लाइन के डायरेक्शन रेशियो वाला वेक्टर क्या होगा I + j + k, और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा, ये भी दिया गया है I + j + k। हमें पता है इफ एंगल बिटवीन अ प्लेन एंड अ स्ट्रेट लाइन इज थीटा, देन भाई याद रखना नॉर्मल से 90 - थीटा बनाता है। दिस इज इक्वल टू n1.n2 डिवाइडेड बाई mod n1 mod n2, और ये कितना आ जाता है 3/√3√3 यानी 1। इट मीन्स 90 - थीटा इज 0। इट मीन्स थीटा = 90 या π/2, किस फॉर्मेट में दिया गया है π/2 एंड ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है इफ द लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन। भाई प्लेन के पैरेलल है। पहले तो लाइन के लिए वेक्टर क्या दिया गया है, लाइन के लिए वेक्टर दिया गया है n1 = ai + bj + ck। प्लेन के लिए दिया गया है वेक्टर, नॉर्मल का वेक्टर है I + 2j + k। हमें पता है अगर ये लाइन पैरेलल है यानी इसके नॉर्मल के परपेंडिकुलर है, यानी n1.n2 की वैल्यू क्या होती n1.n2 = 0, और जैसे ही n1.n2 = 0 आया a + 2b + c = 0, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला है 10th क्वेश्चन, देखते हैं
10 क्वेश्चन में दिया गया है इफ द लाइन्स दिस एंड दिस आर इंक्लाइंड एट एन एंगल पाई बाई 3। भाई लाइन और इनके बीच का एंगल पाई बाई 3 है। अगेन वही स्टोरी, n1 क्या हो जाएगा, ए आई प्लस जे प्लस के। n2 क्या हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, आई प्लस जे प्लस के। इनके बीच का एंगल होता है कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। दिस इज इक्वल टू n1 डॉट n2 अपॉन मॉड ऑफ n1 मॉड ऑफ n2। गॉट द पॉइंट। यहां तक देखो, अगर इससे हम सॉल्व करते हैं तो हमारे क्वेश्चन में थीटा कितना दिया गया था, पाई बाई 3, यानी कि पाई बाई 2 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, पाई बाई 6। ये ध्यान रखना कि अगर पाई बाई 3 ही लेकर सॉल्व करते तो जो भी ऑप्शन आता वो भी तुम्हारे आंसर्स में दिया हुआ होता है। यहां से आ गया कॉस पाई बाई 6 इक्वल टू, देखो भाई n1 डॉट n2 कितना हो गया, a प्लस 2 अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस 2 रूट ओवर 3। और पाई बाई 6 कितना होता है, रूट 3 बाई 2। इट मीन्स इसको हम लिख सकते थे 4 ए प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 ए स्क्वायर प्लस 2। भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी मैंने कर दिया और साथ ही साथ मैंने और क्या कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ स्क्वायर भी कर दिया। ये कितना आ गया, 5 ए स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16 ए, तो यहां आ गया माइनस 16 ए प्लस 2 इक्वल टू 0। यानी ए की वैल्यू हो जाती 16 प्लस माइनस 16 स्क्वायर माइनस 40 डिवाइडेड बाई 2। यानी ए की वैल्यू हो जाती 16 प्लस माइनस 6 रूट 6 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। इट मीन्स ए की वैल्यू क्या हो गई, 8 प्लस माइनस 3 रूट 6 बाई 5। और ऐसा कोई ऑप्शन दिया गया है 10th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। गॉट द पॉइंट। अब बात आती है लेवल 2 के फर्स्ट क्वेश्चन की। लेवल 2 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इफ द लाइन्स विथ डायरेक्शन कोसाइंस L1 M1 N1 and L2 M2 N2 मेक एन एंगल पाई बाई 3। भाई देखो ध्यान दो, डायरेक्शन को साइन दिया गया है L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2, यानी इनका मैग्नीट्यूड क्या हुआ करेगा, 1। तो हमें पता है कॉस थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। इट मीन्स L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। और 1/2 लिखते ही क्या कोई ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, देखो एक बार। मेरे ख्याल से ऑप्शन तो मैच कर ही रहा होगा, वो देख लेते हैं कौन सा है, और वो है ऑप्शन सी। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया गया है लेट एल बी अ स्ट्रेट लाइन विथ डायरेक्शन कोसाइंस। भाई अगले क्वेश्चन में भी डायरेक्शन कोसाइंस हैं L1 M1 N1 एंड P be a plane with direction cosines of its normal। नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइंस हैं L2 M2 N2। अगर इनके बीच का एंगल पाई बाई 3 है तो हमारे पास ये आता है कॉस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3 इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। यानी कि अब की बार L1 L2 प्लस
m1 m2 प्लस n1 n2 की वैल्यू क्या हो जाती, √3/2। गलती से 1/2 नहीं मार्क कर देना है। प्लेन और लाइन के बीच में एंगल अगर थीटा हो तो cos 90 माइनस थीटा ही डॉट प्रोडक्ट से निकलता है। कोई ऑप्शन दिया गया है, सेकंड में ऑप्शन ए ही करेक्ट है, तो ऑप्शन ए। थर्ड की बात करें, थर्ड में दिया गया है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। वही तरीका, पहली लाइन पर पॉइंट कौन सा लेंगे, x-1/2 इक्वल टू y-1/1 इक्वल टू z-2/4। इस पर एक पॉइंट P ले लिया, क्या ले लिया, 1 + 2 लैम्डा, 1 + लैम्डा, 2 + 4 लैम्डा, 2 + 4 लैम्डा। और दूसरी लाइन दी गई थी क्वेश्चन नंबर 3, x-3/1 इक्वल टू y-2/-2 इक्वल टू z-6/-1। इस पर भी वही P पॉइंट लाई करेगा, और इस पर मैं अगर कोई जनरल पॉइंट लेता हूं तो वो आ जाता है 3 + लैम्डा, 2 - 2 लैम्डा, सॉरी म्यू आएगा ना आपकी बात, म्यू, ये भी म्यू हो जाएगा, कॉमा 6 - ये दोनों पॉइंट सेम है, यानी कि 3 + म्यू इक्वल टू 1 + 2 लैम्डा। दूसरा 2 - 2 म्यू इक्वल टू 1 + लैम्डा। और तीसरा 6 - म्यू इक्वल टू 2 + 4 लैम्डा। भाई ये देखो, इन दोनों को सॉल्व करें तो बस करना क्या पड़ेगा, ऐड। क्यों इन्हीं दोनों को मैंने पकड़ा, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा था म्यू से म्यू कैंसिल्ड आउट हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 8 इक्वल टू, ये आ जाता है 6 + 2, 8 इक्वल टू 6 + 3 सॉरी 9 इक्वल टू क्या आ जाता है 4, 3 + 6 लैम्डा। लैम्डा आ गया 1, और लैम्डा की वैल्यू 1 रखते ही म्यू आ गया 0। अब सोचोगे ये तीसरे इक्वेशन का क्या रोल था। भाई अगर ये लैम्डा और ये म्यू तीसरे इक्वेशन को नहीं सेटिस्फाई करते हैं तो ये समझ जाना कि दीज टू लाइंस आर नॉन कोप्लेनर लाइंस, मीन्स नॉट इंटरसेक्टिंग लाइंस, एंड दे मस्ट बी एस्क्यू लाइंस। तो देखते हैं, लैम्डा की वैल्यू 1, म्यू की वैल्यू 0, तो इसको भी सेटिस्फाई कर दी। अब तो या तो लैम्डा की म्यू की वैल्यू 0 इसमें रख लो, या फिर लैम्डा की वैल्यू 1 इसमें रख लो, तो P पॉइंट क्या आ जाएगा, P पॉइंट आ जाएगा 3, 2, 6। और ये हो गया हमारा थर्ड का ऑप्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसी के बाद आता है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या लिखा है, लेट x, y एंड z बी 3 रियल नंबर्स। ध्यान से देखना, x, y, z 3 रियल नंबर्स देकर भी एक लाइन और एक प्लेन दिया गया है। मीन्स x, y, z ऐसे नंबर्स हैं सच दैट दे आर सेटिस्फाइंग और दे आर लाइंग on the line y + 1/2 इक्वल टू z + 2/3। अगर मैं मान लेता हूं p x y z, तो ये p इस लाइन पर भी लाई करेगा। दैट्स वाई p मैं लिख सकता था 2 - लैम्डा, कॉमा -1 + 2 लैम्डा, कॉमा -2 + 3 लैम्डा। x की वैल्यू 2 - लैम्डा, y की वैल्यू -1 + 2 लैम्डा, और z की वैल्यू -2 + 3 लैम्डा। साथ ही साथ ये x, y, z और किसको सेटिस्फाई करते हुए बताए गए हैं, ये भी बताया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में कि दे आर सेटिस्फाई, क्या लिखा हुआ है, 2x - y
प्लस जेड इक्वल टू 2। वैल्यू रख दिया 4 माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 2 लैम्डा माइनस 2 प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू 2। और जैसे ही ये हमने रखा कितना आ जाएगा, 4 प्लस 1 5, 3 माइनस लैम्डा इक्वल टू 2, यानी लैम्डा की वैल्यू 1। इट मीन्स x इक्वल टू 2 माइनस लैम्डा 1, y इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2 लैम्डा ये भी 1, और z इक्वल टू माइनस 2 प्लस 3 लैम्डा ये भी 1। तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड 3 आ जाता है। मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। गॉट द पॉइंट। तो ये ध्यान से देख लो कि ये कहीं नहीं लिखा हुआ था, ये 3D का क्वेश्चन है, लेकिन इनडायरेक्टली बताया गया था कि x कॉमा वाई कॉमा जेड इज अ पॉइंट which lying in at this line as well as at this plane, and कौन सा पॉइंट दोनों पर लाई करता है, वो पॉइंट होता है देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो घुमा फिरा कर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही हमसे पूछा गया था। चलो देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, वो क्या कहता है। बच्चों ये ध्यान रखना कि अगर कभी भी फील आए कि ये लाइन है या ये प्लेन है, तो उसी से सॉल्व करोगे, वहीं पर ट्रिक छुपी हुई होगी और वहीं से सॉल्व हो पाएगा। क्वेश्चन पहचानना भी अपने आप में एक आर्ट होता है कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब देखते हैं, अगला था क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ था, लेट एक्स वाई एंड जेड बी 3 रियल नंबर्स। फिर से वही काम किया गया है, एक्स वाई जेड कहाँ लाई कर रहे हैं, इक्वल टू y माइनस 1/2, y माइनस 1/1 इक्वल टू z माइनस 4/-1, एंड एक्स वाई जेड और कहाँ लाई कर रहे हैं, x माइनस 1/3 इक्वल टू y माइनस 2/-1 इक्वल टू z माइनस 3/2। मैंने माना x y z ये P पॉइंट है, और ये ऐसा P पॉइंट है जो कि दोनों लाइन पर लाई कर रहा है। दो बातें बता दी गई, एक तो ये लाइंस इंटरसेक्टिंग है और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही क्या है, P है। P को अगर इस लाइन पर मैं मानूं तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस 2 लैम्डा कॉमा 1 प्लस लैम्डा कॉमा 4 माइनस लैम्डा, और इस पर वही P पॉइंट 1 प्लस 3 म्यू कॉमा 2 माइनस म्यू कॉमा 3 प्लस 2 म्यू। फिर से वही स्टोरी, ये दोनों आपस में इक्वल, यानी 1 प्लस 3 म्यू इक्वल टू -1 प्लस 2 लैम्डा। दूसरा 2 माइनस म्यू इक्वल टू 1 प्लस लैम्डा। तीसरा 3 प्लस 2 म्यू इक्वल टू 4 माइनस लैम्डा। दिखाई दे रहा है, कैलकुलेशन हम थोड़ा आसान करना चाहते हैं। अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो लैम्डा हमारा क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। और ऐड करते ही कितना आ गया, 5 प्लस म्यू इक्वल टू 5, यानी म्यू की वैल्यू 0। और म्यू की वैल्यू 0 आते ही म्यू के टर्म में हम देखते हैं, अच्छा चलो म्यू की वैल्यू अगर 0 रख देते हो तो लैम्डा कितना आ जाता है, 1। भाई ये भी तो हमें देखना था कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती भी है या नहीं, यानी कोई ऐसा कॉमन पॉइंट x कॉमा वाई कॉमा जेड आता भी है नहीं। म्यू की वैल्यू 0 और लैम्डा की वैल्यू 1 रखने पर फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गया। मीन्स दीज टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एंड वी हैव अ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड। x की वैल्यू क्या लिखोगे भाई, x दिया गया था 1 प्लस 3 म्यू, यानी म्यू की वैल्यू 0 1। y दिया गया था 2 माइनस म्यू यानी 2,
जेड दिया गया था 3 + 2 म्यू यानी 3, तो एक्स वाई जेड हमसे पूछा गया था जो कि 6 हो जाएगा और यही आंसर है। यहाँ एक कोइंसिडेंस भी है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड भी क्या होता, 6 ही आता। क्लियर है। अगला देखते हैं लेवल 3 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए वेक्टर यानी कि आई प्लस जे प्लस के एंड पैरेलल टू वेक्टर बी यानी कि 2i प्लस जे माइनस के। हमें पता है ऐसी लाइन का इक्वेशन होता है r इक्वल टू क्या हो जाता है भाई, a प्लस लैम्डा बी, या फिर ऐसा भी लिख सकते थे x-1/2 y-1/1 z-1/-1। ऑप्शन ए तो सही हो गया, ऑप्शन बी भी सही हो गया, और एक और तरीका था, वो क्या था, r-a क्रॉस बी इक्वल टू 0। तो अगर ये देखें तो ये ऑप्शन बी को रिप्रेजेंट करता है, ये ए को, ये सी को। यानी फर्स्ट क्वेश्चन के कितने आंसर सही हैं भाई, 3 ऑप्शन सही हैं, ऑप्शंस ए बी एंड सी। सेकंड पर आते हैं। सेकंड में क्या दिया गया है देखते हैं। सेकंड में दिया गया है, इफ द लाइन दिस एंड दिस आर कोप्लेनर। भाई देखो ना, दो लाइंस हैं, आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी एंड आर इक्वल टू ए टू प्लस म्यू सी। अगर ये कोप्लेनर हैं तो दो ही कंडीशन होती है। पहला, दोनों पैरेलल होंगे, बी क्रॉस सी इक्वल टू 0। जैसे ही दोनों पैरेलल होंगे, कौन कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं भाई, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो यहीं से मिल गया कि मे बी करेक्ट। अगर ये लाइंस पैरेलल हैं तो बी और डी ऑप्शन मिल गए। अब बात आई दूसरा, ये लाइंस पैरेलल ना होती तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम 0 होता, यानी कि a1 माइनस a2 डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू 0। और जैसे ही ये चीज हमने लिखा, हमें ऑप्शन ए भी मिल गया। अब बात आती है बी डॉट सी 0। भाई यहां लिखा हुआ है मे बी करेक्ट, तो बी डॉट सी तो 0 हो सकता है। अगर देखो ना, ये कोप्लेनर है तो हो सकता है इसका बी वेक्टर इसके सी वेक्टर के साथ राइट एंगल बनाता हो, तो मे बी करेक्ट में तो सी ऑप्शन भी आ जाएगा। मस्ट बी करेक्ट में कोई ऑप्शन नहीं आता, क्योंकि इधर दे विल बी पैरेलल और दे विल बी इंटरसेक्टिंग। यही दो पॉसिबिलिटी थी और मस्ट बी करेक्ट में, और ये दोनों ही एक साथ नहीं होती है। गॉट द पॉइंट। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 3 में क्या दिया गया है भाई, 3 में दिया गया है कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द प्लेन। भाई पहले प्लेन का वेक्टर कितना है, नॉर्मल वेक्टर n1, ये दिया गया है i प्लस जे प्लस के। n2 ये दिया गया है 2i प्लस 3j माइनस के। तो लाइन जिस वेक्टर b के पैरेलल होगी वो तो होगा n1 क्रॉस n2, यानी कि आ गया -4i प्लस 3j प्लस के, इसके पैरेलल होगी। और किस पॉइंट से जाती हुई बताई गई है, बताया गया है कि ये जाती है 2i प्लस जे प्लस के। अब इसके पॉसिबल इक्वेशन क्या होते, r माइनस ए डॉट n1 क्रॉस n2 सॉरी क्रॉस n1 क्रॉस n2 इक्वल टू 0।
कोई ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए। दूसरा क्या होता, ये भी तो पॉसिबिलिटी थी, आर माइनस ए तो रहता ही रहता, क्रॉस बी इक्वल टू 0। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है, कौन सा, बी ऑप्शन। तीसरा क्या हो जाता, ये किस पॉइंट से जाती थी, 2 1 1, तो ये हम लिख सकते थे x माइनस 2/-4, y माइनस 1/3, z माइनस 1/1, z माइनस 1/1। ये भी ऑप्शन दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, यहां माइनस से मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन, सी। और एक इंटरेस्टिंग थिंग देखो जो कि हमसे छूट जाती है, एक और इक्वेशन लिख दिया गया है इसमें, डी पार्ट में। डी पार्ट में ये लिख दिया गया है कि इस लाइन का इक्वेशन क्या इस तरह का हो सकता है, x माइनस 6/-4 इक्वल टू y माइनस -2/3 इक्वल टू z माइनस 0/1। बिल्कुल ऐसा हो जाता अगर ये लाइन 6, -2, 0 को भी सेटिस्फाई करती। चलो रखते हैं, अगर इस इक्वेशन में 6, -2, 0 रखें तो 6 माइनस 2/4 इक्वल टू -2 -1/-3 इक्वल टू 0 -1/-1। ये तो करेक्ट दिख रहा है, मीन्स डी ऑप्शन भी करेक्ट है। ये ध्यान देना कि आईआईटी ने अगर पॉइंट बदल दिया है और डिनोमिनेटर ये चीज सेम आ रही है जिसके पैरेलल थी, तो इसको चेक करना मत भूलना अपनी लाइन से। ये एक ऐसी गलती होगी जो कि हमसे अक्सर ही हो जाती है। तो इट मीन्स इस क्वेश्चन के कौन कौन से ऑप्शन सही थे, ऑप्शंस ए बी सी एंड डी, ऑल 4 ऑप्शंस क्या थे, करेक्ट थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 4 में क्या दिया गया है, 4 में दिया गया है, देखते हैं एक बार, 4th में दिया गया है नंबर ऑफ लाइंस। पहले तो देखो एक लाइन दी गई है स्पेस में और इसका इक्वेशन क्या है, इसका इक्वेशन दिया गया है x माइनस 1/2 इक्वल टू y प्लस 1/1 इक्वल टू z माइनस 3/5। पॉइंट भी दिया गया है स्पेस में, वो कौन सा है, 3 2 3। बच्चों आंसर करने से पहले ये चेक करना बहुत जरूरी है कि कहीं गलती से ये पॉइंट इस लाइन पर तो नहीं है। देखते हैं, 3 माइनस 1 2/2 1 होता है, 2 प्लस 1 3/1 3 होता है, 1 और 3 इक्वल तो नहीं है, ये पॉइंट इस लाइन पर नहीं है। फिर तो ये दिखाई दे रहा है ऐसी कितनी लाइंस पॉसिबल होंगी जो इससे 60 कितना एंगल दिया गया था, π/3 का एंगल बनाती होंगी, 2 लाइन। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैंने ये क्यों पूछा कि इस पर लाई तो नहीं कर रहा है। अगर ये पॉइंट इसी लाइन पर लाई करता तो देखो ना, इससे 60 एंगल बनाने वाली इनफाइनाइट मेनी लाइन होती जो कि एक कोन का फॉर्मेशन करती। तो अगर इस पर लाई कर रहा होता तब तो वैसे भी इंटीजर टाइप नहीं होता और तब हमारा आंसर क्या आ जाता, इनफाइनाइट। फिलहाल तो हमारा आंसर क्या है, 2। और 5th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है भाई, 5th क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द लाइन, अगर ये लाइन x माइनस 1/a इक्वल टू y माइनस 2/b इक्वल टू z माइनस 1/c, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू डी पर लाई करती है। ये लाइन कंप्लीटली इस प्लेन पर है, मतलब ये प्लेन 1 to 1 से जाता होगा। तो इट मीन्स 1 + 2 + 1 इक्वल टू डी इक्वल टू
4 हो जाता है। अब इस प्लेन का नॉर्मल कितना है, i प्लस जे प्लस के, और इस लाइन का पैरेलल वेक्टर कितना है, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए था, 0। हमसे पूछा गया था a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो इसमें अगर हम d ऐड कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 द आंसर। गॉट द पॉइंट। और आज इस तरीके से 3D कंप्लीटली खत्म हो गया, लेकिन तुम्हारा तब ये कंप्लीट होगा जबकि 3 और चीजें तुमने कर ली होंगी। पहला, आईआईटी के जो 40 इयर्स में मेंस और एडवांस में क्वेश्चन पूछे गए हैं। दूसरा, एनसीईआरटी। तीसरा, एग्जाम्पलर। अगर इन तीनों को नहीं कर रहे हो तो ये मान कर चलो कि मेंस में तो इन तीनों से विदाउट चेंजिंग अ सिंगल डेटा डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना। ओके, थैंक यू। अगली क्लास में डिटर्मिनेंट कुछ और आगे पढ़ा जाएगा।